हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। हम लोग आज मध्यकालीन बिहार के प्रश्नों का पिटारा लेकर आए हैं और प्राचीन बिहार के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे एमसीक्यू के वो सारे कवर कर लिए हैं। अब मध्यकालीन बिहार से जितने भी प्रश्न बनेंगे, मध्यकालीन बिहार याद रखें, मध्यकालीन बिहार ना कि मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन बिहार से अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग के समक्ष रखने का हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आशा करें कि आपको ये एमसीक्यू कारगर साबित होगा आपके एग्जाम के लिए भी। और इसके साथ रिवीजन भी करते रहिए, बगल में आप पेपर लेके बैठिए, उसका ABCD आप आंसर साइड में लिखिए और जब हम बोलते हैं तो मिला लीजिए। ठीक, चलिए चालू करते बिना कुछ देर किए हुए एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। देखिए आज का मोटिवेशनल कोटेशन ये है कि मेहनत पापा से सीखिए, मेहनत पापा से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी सब दुनिया ही सिखा देगी। ठीक, तो टेंशन मत लीजिए। अगर कभी भी पढ़ाई करने का मन ना करे तो एक बार पापा की तरफ जरूर देखिए। ठीक, ये अपने लिए कितने मेहनत करते हैं। चलिए चालू करते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? तो ये क्वेश्चन पढ़ के पहले दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़े हैं। ठीक, ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद ही दिमाग में आना चाहिए कि क्या क्या पढ़े। हयक हय वंशीय लिखा हुआ है, ये तो नाम भी नहीं सुने थे भाई, हरियक वंश का नाम भी सुने थे, बट हरियक वंश तो सबसे पहला ही वंश है, तो ये डी भी आंसर नहीं होगा। मौर्य वंश और ये पाल वंश में अब कंफ्यूजन अगर बनेगा तो बनेगा, इन दोनों में तो नहीं बन रहा। तो हम लोग रिवीजन में हम बताए थे एक एक ट्रिक था, याद होगा आप लोग को। हसी हसी ननद हसी ननद मोए मोए, हसी ननद मोए मोए। सक्कू गुमो, सक्को गुमोपा, ये कोडिंग है। तो देखिए हम ये कोडिंग याद रखने के लिए ऐसी कब किस वंश का नींव पड़ा था बिहार में कैसे पता चलेगा। देखिए पहला हुआ हर्यक वंश, दूसरा हुआ शिशुनाग वंश, तीसरा हुआ नंद वंश, वो ये मतलब मयूर वंश हुआ। ठीक, शक से कुषाण, कु से अजी शक से सातवाहन, कु से कुषाण वंश हुआ, गु से गुप्त और मौ से मौखरी वंश। गुप्त के बाद मौखरी वंश बना और मौखरी वंश के बाद पाल वंश का स्थापना हुआ। ठीक, अंत अंत्यवर्धन मौखरी वंश का शासक था उस टाइम, और उसके बाद उसके कमजोर शासक हुए, तो कमजोर शासक का लाभ उठाते हुए पाल वंशीय गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कर दी। तो इसका आंसर क्या बन रहा है आपको? सी बन रहा है, पाल वंशीय। ठीक, पाल वंशीय प्रथम राजा कौन था? तो पाल वंश की स्थापना ऊपर ही बताए कि गोपाल प्रथम ने किया था। ठीक, ये दो जी पे याद रहना चाहिए। इसके बाद धर्मपाल बना था, उसके बाद देवपाल बना था राजा। ठीक, अब उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय ने की? तो देखिए तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना देखिए तो गोपाल प्रथम ने किया था। और धर्मपाल ने किस विद्यालय की स्थापना की थी पता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और बिहार में एक है नालंदा विश्व, उसका उसकी स्थापना किसने की थी पता है? कुमारगुप्त ने किया था। ये अपन लोग खुद रिवीजन में किए थे। ठीक, पाल वंश के ही पाल वंश के ही शासक है। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो ऊपर ही बताएं आपको, तो देखिए आगे विक्रम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ऊपर ही बताएं कि गोपाल हुआ आपका उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक, और धर्मपाल हुआ विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक। ठीक, तो इसका आंसर, क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चन इसमें क्या समझाना था, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन अगर
इसमें क्या है, अगर पता है आपको तो पता, वो आंसर आप, वो क्वेश्चन आप सही करके ले जाओगे। अगर नहीं पता है ना, तो इसमें क्या दिमाग आप लगाएंगे, अगर याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है, तो आप पक्का गलत, अगर याद नहीं हुआ तो पक्का गलत, क्योंकि सब में धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, रामपाल, सब ने पाल लगा है। तो आप वो सोच ही नहीं सकते हैं कि ये नहीं होगा, अगर पता ना हो तो। ठीक। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो मुंगेर को किसने अपनी राजधानी बनाई? तो पहले ये देख लेते हैं कि गोपाल शासक जब बना था, वो अपनी राजधानी कौन सी रखी थी? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की गोपाल ने स्थापना किया। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थान पता है कहाँ किया था? बिहार शरीफ में ही किया था। बिहार शरीफ। ठीक। बिहार शरीफ में किया था। और एक और बात, बिहार शरीफ में बिहार शरीफ राजधानी गोपाल के समय था। और धर्मपाल के भी समय देखें तो इसके समय भी राजधानी मुंगेर ही रहा, बिहार शरीफ ही रहा। तो मुंगेर किसके शासनकाल में हुआ? तो देवपाल ने अपनी राजधानी बिहार शरीफ से मुंगेर हस्तांतरित किया। ठीक। चलिए, बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था, शुरू कहाँ से हुआ था ये पूछा जाए, नालंदा से हुआ था, भागलपुर से हुआ था, या पटना से, या मुंगेर से हुआ था? तो नुहानी शासन वंश के बारे में अगर जाने तो इसके बैकग्राउंड में क्वेश्चन पढ़ के तो पहले बैकग्राउंड में कहानी घूमनी चाहिए कि मतलब क्या है। तो यहाँ देखिए, तो सिकंदर लोदी के समय ये सिकंदर लोदी ने नुहानी शासन को स्थापित किया था बिहार में। और कहाँ से स्थापित किया था तो पता है? ये नालंदा से नुहानी का शासन शुरू हुआ था। ठीक। बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? तो यहाँ देखिए, तो बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? बताइए किसने किया? बहार खान ने, या दौलत खां, या दरिया खां, या इब्राहिम खां? तो देखिए, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसमें अगर पता है तो याद होगा तो सही करके ले जाएंगे। ये दो शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं। तो बताइए, हाँ, जब इब्राहिम जब इब्राहिम लोदी अ, बिहार बंगाल को जीतते हुए आगे बढ़ रहा था ना, तब तब उस टाइम तब दौलत खां को, वो पंजाब का शासक था, तब उसे शंका हुआ कि अगर बिहार में वो व्यवस्था तो फैली हुई है, अब इसके बाद धीरे धीरे आधे पंजाब तक ये पहुंचेगा इब्राहिम लोदी, तो उसको शंका होगी मेरी राज भी ना छीन जाए, दौलत खां को ये आशंका हुआ। तो उसने काबुल शासक बाबर को आमंत्रित किया कि आप इब्राहिम लोदी को पराजित करके आप दिल्ली की सत्ता पर बैठिए, भारत भारत की सत्ता को अब हासिल कीजिए। तो ये यही इसके बैकग्राउंड में ये कहानी थी। अब क्विक रिवीजन हम बताए थे, तो यहाँ देखें, तो इसका आंसर बी होगा, दौलत खां। शेर खान ने कब हुमायूं को पराजित किया? तो बताओ भाई, शेर खान ने कब हुमायूं को पराजित किया? अरे शेर खान भाई, शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा सासाराम में है। बताइए। 16 जून 1939 को, 26 जून 1939 को, 25 जून 1939 को, 27 जून 1939 को। तो ये देखा जाए तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो हुमायूं जब राजगद्दी पे जब बैठा ना, अ, तब उस टाइम इधर अफगान शासक शेरशाह अपनी मजबूती के साथ उभर रहा था। तो उसी बीच उसकी क्या कहते हैं, युद्ध ना हुमायूं के साथ हुआ, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में था शासक बंगाल के जिस क्षेत्र में उसके जो राजपाल थे ना, वो कमजोर उसका शासन होने लगा था, तो शेरशाह ने उसका फायदा उठाया। तो 26 जून 1539 को शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया था पहली बार। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक।
चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख, शेरशाह ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया? बादशाह के रूप में कब राज्याभिषेक करवाया था शेर खान ने? तो तो यहाँ देखिए, शेर खान के बारे में देखिए तो ये 10 जून 1500 10 जून 1540 में शेरशाह ने हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था। तो इसका अगर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो ये 10 जून 1540 इसका आंसर होगा। ठीक, और वो आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया था, ये भी ध्यान रखें। इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। ठीक, और भारत के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया। भारत के द्वितीय अफगान शासक साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय शेरशाह सूरी को दिया जाता है, द्वितीय अफगान शासक के रूप में। ठीक, चलिए आगे। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया? तो बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया बिहार की राजधानी? तो बस यहाँ ऑप्शन देखिए, बिहार खिलजी, दरिया खां, बहार बहार खां, शेरशाह। तो पहले इसमें ये देखना है कि कौन सा नहीं होगा। तो बख्तियार खिलजी और दरिया खां। तो ये देखे तो बिहार शरीफ किसके टाइम में, पाल वंश शासक गोपाल के समय बिहार शरीफ राजधानी थी। तो बख्तियार खिलजी तो पहले ही हो चुका था। तो अगर दिमाग में अगर लगाया जाए तो ये बख्तियार खिलजी तो ऑप्शन नहीं होगा, तो पहले ही कट जाएगा। और दरिया खान नुहानी देखे तो ये नुहानी वंश की स्थापना वो तो तुगलक वो तुगलक के समय में था। तो ये तो दरिया खान नुहानी वंश भी तो पहले ही हो चुका था ना, बिहारी पाल वंश से पहले हो चुका था, जिसे सिकंदर लोदी ने स्थापना कर नुहानी वंश का दरिया खां को वहां का शासक बनाया था। ठीक, तो यहाँ दरिया खान नुहानी खां तो नुहानी वंश के दोनों शासक, ये तो दोनों होगा नहीं। तो शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र में किले से घेराव किया, क्योंकि राजधानी एकदम सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ राजा रहते हैं, मंत्री परिषद रहता है, तो वो सुरक्षित रहते। वो किले 1541 ईस्वी में, ध्यान रखिए 1541 ईस्वी में घेराबंदी करवाई किले के साथ। बिहार शरीफ से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित करवाया, और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किसने रखा पता है ना? और शेरशाह सूरी ने रखा था पटना, पाटलिपुत्र से नाम बदलकर किसने पटना रखा? तो शेरशाह सूरी ने रखा था, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। इस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक दिन थी जमला एवं हथग्रीव की, धीमन एवं विट्ठल पाटल की, गुप्त सुग्रीव की, धीमन और सुग्रीव की। तो ये देखिए, ये पाल काल के धीमन एवं विट्ठल पाल है, ये दोनों महत्वपूर्ण कांस्य युगीन निर्मित मूर्तियों की चित्र शैलियों का प्रसिद्ध चित्रकारी के रूप में ये जाना जाता है। पाल वंशीय समय के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे ये। ठीक, तो ये कांस्य युगीन निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास किया था धीमन एवं विट्ठल पाल ने। ठीक, और ये पालकालीन कलाकार धीमन और विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी देखे तो नालंदा के थे। ठीक, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में बस इसे वन लाइनर की तरह याद रखिए कि नालंदा के निवासी थे। और किसके समय में? तो देवपाल। चित्रित पांडुलिपि सरिक प्रज्ञा पर मित और पंचरक्ष किस युग के थे? पाल युग के थे, गुप्त युग के थे, मौर्य युग के थे, किस युग के थे ये? या हर्यक युग के थे?
बताइए किस युग के थे ये। तो ये पालीवीन कलाकार से ही संबंधित ये पांडुलिपि है ना, ये अष्टसरी प्रज्ञा प्रपति पंचरक्षक पाल युग के काल के ही है ये भी। ठीक। पालकालीन चित्रकला मिति विचित्र मिति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? नालंदा, पटना, मुंगेर, भागलपुर। बताइए कहाँ से हुआ है? पहले इसमें चूज कर लीजिए कौन सा नहीं होगा। मुंगेर से तो कुछ कुछ अवशेष भी मिले हैं, तो मुंगेर तो याद ही बनता है, यहाँ मुंगेर को रहना चाहिए। भागलपुर का, भागलपुर तो सिल्क सबके लिए प्रसिद्ध था उस टाइम, तो ये कम चांस बनता है कि ये भागलपुर होगा। पटना देखिए, पटना देखिए तो पालीयुगीन काल में तो पटना तो उसकी राजधानी थी ही नहीं, तो पटना तो वैसे भी नहीं होगा। तो मुंगेर और नालंदा में देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? तो ये देखिए नालंदा और मुंगेर में चूज किया जाए तो बौद्ध पाल पाल शासक ने ही तो वदनपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, तो वहाँ बौद्ध एवं जैन भिक्षु ज्ञान लेने के लिए आते थे। तो ये पाल चित्रकला देखिए मिति चित्र के रूप में वो, ये भीति चित्र है, मिति चिन्ह भीति चित्र हुआ, ये मिति चित्र लिखा हुआ है, भीति चित्र है, मतलब ये दीवार जैसे हुआ, इस पे चित्रकारी के माध्यम से कुछ समझाया गया, कुछ शासक बताया हो, तो ये भीति चित्र नालंदा से मुख्य रूप से मिला है। ठीक, इसका आंसर ए होगा। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में देखा जाए तो महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या थे? तो ये देखें तो बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में ये पूछा जा रहा है। तुर्क गतिविधियां हुई ना तो बिहार में, तो वो जानकारी के स्रोत किस में मिलता है? तारिक अल हिंदी में मिलता है, या वाक़ियात मुस्ताकी में मिलता है, या तकादे नासिरी में मिलता है, या रियास उल सलातिनी में मिलता है? बताइए किस में मिलता है? तो पहले तो बैकग्राउंड में घूमना चाहिए कि हम पढ़े क्या क्या है भाई, तब तुम उसका आंसर देंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो कंफर्म बात है कि नहीं होगा। ठीक ना? तो पहले ये देखें कि पढ़े क्या क्या है भाई। इसमें ये देखें, तारिक तारिक एक हिंदी की रचना अल बरूनी ने की है, अल बरूनी ने की है। और तकादे नासिरी के लेखक देखें तो मिनाज है, जिसमें जिसमें देखें तो तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश सबके बारे में जानकारी दी, तुर्क शासक के शासनकाल के वर्णन किया गया है इसमें। ठीक, और ये पूछा भी जा रहा है अल हिंदी में, ये तो अल बरूनी ने लिखा है वाक। और ये देखिए तो किजकलाहट ने ये लिखा है, वाक़ियात मुस्ताकी लिखा है, रिजकलाहट लिखा हुआ है। ठीक, और इसमें विवरण देखिए तो इसमें विवरण था उस टाइम के कलाकृतियों के बारे में, इसमें वर्णन किया गया था। और रियास उस सलातीन देखे, इसके लेखक गुलाम हुसैन जैदपुरी थे, और ये ब्रिटिश काल के चित्रकारियों का वर्णन इसमें मिलता है, उसके शासन प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? तो ये तुर्क शासन कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और जितने भी तुर्क शासक हुए वो सब के बारे में वर्णन देखे तो तदाके नासिरी में हुई है, जिसका लेखक है मिनाज। ठीक, यस। अब अगला क्वेश्चन देखें, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा गया? तो विदेह को, वैशाली को, अंग को या मगध को? तो उस टाइम में पाल काल में सबसे समृद्ध नगर देखे ना तो विदेह नहीं था, अंग भी नहीं था, मगध था भाई। तो वो पढ़े आ रहे हैं कि मगध 4 पहाड़ियों से घिरा हुआ एकदम सुरक्षित राज था वो। तो उसका आंसर डी बनता है। ठीक, तिरुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ किया? तो तिरुत में देखें तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन, देखिए कि क्या क्या हम बैकग्राउंड में पढ़े। कर्नाट वंश, मित्र वंश, ठाकुर वंश, वैनवार वंश। ठीक, और मित्र वंश।
तो बताइए कौन। जब गयासुद्दीन तुगलक ने, ये कहानी तब शुरू होती है जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के विजय के बाद लौट रहे थे ना, तो के तिरुद के राजा हरि सिंह देव पर आक्रमण किया। आक्रमण कर एक एक टकसाल शहर की नींव रखी। शहर का नाम था टकसाल। एक टकसाल शहर की नींव रखी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, और उसे तुगलकाबाद उर्फ तिरुद कहा गया। तुगलकाबाद उर्फ तिरुद कहा गया। और ये पूछ रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ किया। तो ये देखिए, तो उस टाइम तो तिरुद के मिथिला कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव तो थे ही, तो ये तो होगा नहीं। तो ये पूछ रहा है किस शासन का आरंभ करवाया था। तो यहाँ देखिए, तो मित्र वंश का नाम सुने भी नहीं थे। तो अगर ऑप्शन में देखिए जिसका नाम ना सुने हो, वो उम्मीद रखा जाए कि उसका कम सा चांस है कि वो सही होगा। गलत ही 100% गलत ही रहता है जो अब आप ना सुने हो, क्योंकि इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो कोई वो शब्द ऐसा होगा नहीं कि हम हिस्ट्री में सुने ना हो, बिहार की हिस्ट्री में। तो अगर ऑप्शन वो दिया तो अधिकतर वो गलत, तो पहले वो कट कर दे, तो ऑप्शन चूज करने में आसानी होती है। ठाकुर वंश का नाम सुने थे? नहीं सुने होंगे, तो ये भी नहीं। तो यहाँ वयनार वंश आंसर होगा। लेकिन बट इसमें जाए तो इसका कार्यकाल देख ले, तो 1325 ईस्वी से 1556 ईस्वी है। ठीक, और ये शासक ये शासक वयनार वंश के शासक देखिए तो भूमिहार थे। और इसका पहला शासक देखिए तो जयपति ठाकुर था। जयपति ठाकुर। ठीक, जयपति ठाकुर था। और जयपति ठाकुर ने सबसे पहले ठाकुर टाइल का इस्तेमाल किया था। तो किसने सबसे पहले ठाकुर टाइटल का इस्तेमाल किया था? टाइटल सबसे पहले ठाकुर टाइटल का, तो जयपति ठाकुर जो वयनाड वंश का शासक था, और जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने उस वंश की स्थापना करवाया था और उसको शासक बनाया था। ठीक, और इसके प्रसिद्ध शासक देखिए इस वंश के, तो शिव सिंह थे। इसके प्रसिद्ध शासक शिव सिंह थे। शिव सिंह थे। ठीक, और ये मैथिली भाषा के संरक्षण, ये शिव सिंह मैथिली भाषा के संरक्षण भी दिया। और मैथिली में ज़्यादा से ज़्यादा इसके काल में रचना भी हुई। तो पूछा जाए कि किसके काल में ज़्यादा से ज़्यादा रचना मैथिली में हुई थी, तो शिव सिंह के काल में, जो वयनाड वंश के थे। ठीक, संदेहकार नंदी किस राजपाल वंशीय का राजकवि था? सूरपाल, विग्रहपाल, रामपाल, नयनपाल। तो यहाँ पे देखिए, तो संदेहकार के बारे में देखें तो ये किस पाल वंशीय राजकवि थे? तो सूरपाल। तो आप बैकग्राउंड में पहले सोचिए कि मतलब क्या पढ़े थे इसके बारे में, इस कवि के बारे में क्या पढ़े थे, किसके काल में आया था। दिमाग पे जोर डालिए, मतलब अगर रिवीजन किए होंगे तो जरूर याद आ जाएगा इस पे। अगर नहीं किए तो क्विक रिवीजन बिहार स्पेशल करवाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए और वो वीडियो देखिए। ठीक, तो बताइए, तो ये देखिए, तो ये याद आ गया, चलिए अच्छा है। ये रामपाल के समय में था। ये रामपाल शासक जब बना तो उसके राजकवि संध्याकर नंदी थे। ठीक, और ये देखिए, तो ये रामचरित्र का, और ये देखिए तो रामचरित्र का ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखा है, रामचरितमानस का। रामचरित का ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखा है। किसने लिखा है? तो संध्याकर नंदी ने लिखा है। ठीक, और ये देख लो तो रामपाल, ये मतलब रामपाल के बारे में, रामपाल के समय में ही 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने हमला किया था बिहार पर, मगध क्षेत्र पर। ठीक, तो उसने नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसने भी बौद्ध जैन स्तूप सबको ध्वस्त कर दिया। किसने? तो बख्तियार खिलजी। और किसके समय काल में? तो रामपाल के काल में। ये भी ध्यान रखें। और बहुत जैन मारे गए, जो बचे
वो जो बच बचा के तिब्बत तिब्बत की ओर पलायन कर गए। जब वो जब वो बौद्ध जैन भिक्षुओं को मार रहे थे, वो उसके मठ को ध्वस्त कर रहे थे, विश्वविद्यालय भी ध्वस्त कर दिए, तो वो लोग किसी तरह जो बचे वो बच बचा के तिब्बत की ओर पलायन कर गए। ठीक, ये याद रखिए। बख्तियार खिलजी किसके समय में मगध, ओदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का प्रयास किया था? तो रामपाल के समय में। मिथिला के कर्नाटक शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया? ऊपर ही रिवीजन किए, गयासुद्दीन तुगलक के समय कर्नाटक वंश का अंत किया गया था। ठीक, हरि सिंह देव को हटाया गया था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के काल में हुआ था? तो अभी ऊपर ही पढ़े हैं कि रामपाल के काल में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो देखिए, तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण रामपाल के समय में तो हुआ था, लेकिन कितने ईस्वी में? देखिए, तो 1198 ईस्वी में हुआ था। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, और ये पूछा जाता है और पूछा गया है। तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? बताइए। जब बंगाल के विजय के उपरांत गयासुद्दीन तुगलक कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित कर एक एकताल शहर की तो नींव रखी थी ना, जो पिछले स्लाइड में अपन लोग रिवीजन किए हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा एवं उदंतपुरी में हुई बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? चोड़दर, इत्सिंग, फाहियान। तो फाहियान, इत्सिंग ये सब तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन आए थे। ये पूछ रहा है कि जब ये बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया रामपाल के पाल वंश के समय के बारे में पूछ रहा है वो। तो इसका वर्णन धर्म स्वामिनी ने किया था। ठीक, चोसदर का नाम भी नहीं सुने थे, जिसका नाम ना सुने वो गलत होता है अधिकतर। और जो नहीं हो ना, अगर उसे अगर पता चले कि ये इसका इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा, तो इसके बाद ऑप्शन को चूज करने में, आंसर को चूज करने में आसानी होती है। तो ये ध्यान रखें, पहले क्वेश्चन देखें तो ये पहले कर ले कि कौन सा आंसर तो कंफर्म नहीं होगा, पक्का वो नहीं होगा, उसको कट करिए। उसके बाद आंसर अगर न अगर पता है तब तो कोई बात नहीं, न पता होगा, कंफ्यूजन हो रहा है तब। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित हुई? बिहार शरीफ तो पाल काल में थी। ठीक, पाटलिपुत्र शेरशाह सूरी के समय में पटना राजधानी था। और ये पूछ रहा है तुगलक काल में, बताओ भाई तुगलक काल में कब था? तो भाई ये दोनों तो पहले ही आंसर इसका नहीं होगा। ठीक, मुंगेर मुंगेर राजधानी देखिए, तो देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाया था, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको नहीं लगा बिहार शरीफ राजधानी किसके समय में था? तो गोपाल के समय में। और शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र बनाया। लेकिन तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित थी? दरभंगा तो होगा नहीं। चारों इसमें क्या गलत है? गलत नहीं है चारों। अगर एक लाइन से पढ़ते आए तो इसमें आप बिहार शरीफ सबसे पहले गलत मानेंगे, लेकिन बिहार शरीफ ही तुगलक काल में भी बिहार की राजधानी थी। ठीक, तो इसका आंसर बी होगा। ये आप लोग जब हम बता रहे हैं ना, तो उस लाइन में अगर आप पढ़े हैं कि पहले बिहार शरीफ में, अगर यहाँ पे अगर पता ना होता बैकग्राउंड में कि गोपाल समय में राजधानी बिहार शरीफ थी, बिहार की राजधानी, और तुगलक काल में भी यही था क्या? अगर ये ना पता होता तो ये क्वेश्चन गलत गलत करके आते, दरभंगा मारते, लेकिन दरभंगा इसका नहीं, बिहार शरीफ आंसर इसका होगा। ठीक, तो इसका आंसर भी हुआ। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो बख्तियार खिलजी ने 1198 में हमला किया था, तो 1197 के बीच में हुआ था, तो ये पहला कालखंड 1197 इसलिए हुआ। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? बताइए, उदंतपुरी में किया था, या वैशाली में किया था, या पाटलिपुत्र में किया था, या भागलपुर में किया था? उदंतपुर बिहार शरीफ में ही था। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, बिहार शरीफ।
बताइए। बख्तियार खिलजी तो पाटलिपुत्र शेरशाह सूरी ने बनाया था। वैशाली तो इस समय तो बिहार की राजधानी कभी बनी नहीं। जब ये क्या कहते हैं, बख्तियार खिलजी सबका आगमन हुआ, उस समय तो वैशाली तो बनी ही नहीं उस टाइम। तो ये भी नहीं होगा। भागलपुर का नाम भी तो कभी 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 इतने तो पढ़े हैं तो कभी नाम सुने कि भागलपुर राजधानी बनी है बिहार की, कभी नहीं ना। तो ये गलत। उदंतपुरी बिहार शरीफ में ही पड़ता है, तो उदंतपुर बिहार शरीफ अगर नहीं दिया है तो उदंतपुर दिया है, तो उसका आंसर ए होगा। ठीक। बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी मर्दान खां कहाँ पर कर दी थी? तो ये बख्तियार खिलजी की हत्या के बारे में देखिए। तो जब ये कहानी है कि जब लखनौतवी को जीतकर वहाँ के शासक बिना युद्ध किए हुए भाग गया, तो वो तो वैसे ही उसे लखनौतवी अपने अधीन ले लिया वो। ठीक। तो वहाँ वहाँ से लौटते समय जब वो देवकोट पहुंचे तो वहाँ उसके अपने सैनिक नहीं, अली मर्दान खान ने देवकोट में उसकी हत्या कर दी चाकू घोंप कर। तो इसका आंसर बी हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए। बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया था? लखनऊ में, बिहार शरीफ में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में। तो बताइए बताइए। उसकी मृत्यु तो देवकोट में हुआ था। उसके अली वर्दी मर्दाना खां की ने चाकू घोंप कर उसको मार डाला। लेकिन उसका सब को कहाँ दफनाया गया? तो उसकी राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। तो राजाओं की सबको कहाँ दफनाया जाएगा, अगर सोचा जाए तो? बताइए कहाँ? राजगीर में, लखनऊ में तो वहां से निकल चुका था, तो देवगढ़ पहुंचा था। तो ये तो होगा नहीं आंसर। राजगीर राजगीर और बिहार शरीफ उसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र तो उसकी तो ये तो नहीं होगा। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र उस टाइम तो उसकी राजधानी थी नहीं, वो तो शेरशाह सूरी के समय उसकी राजधानी थी। तो राजधानी उसके समय बिहार शरीफ था, उदंतपुर। तो इसका आंसर सी हुआ। ठीक। इतिहास पुस्तक रियाज उस सलातीन और तगात ए नासिरी में किस तुर्क शासक का प्रशासन जानकारी और जानकारी उपलब्ध होती है? तो ये देखिए। तो तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जितने भी तुर्क शासक हुए उसके कार्य, प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था, व्यापार, जितने भी कार्यक्रम थे ना उस शासन व्यवस्था के, सारे सारे चीज की व्याख्या रियास उस सलातीन और तगात ए नासिरी में किया गया था। तो ये इसका आंसर सी होगा। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत। गयासुद्दीन तुगलक जिस टाइम में टकसाल शहर की नींव रखी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव को, कर्नाटक वंश हरि सिंह देव को पराजित कर। तो इसका आंसर ये तो ऊपर रिवीजन किए ही है। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो यहाँ देखें। तो गयासुद्दीन गया ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि क्या होगा। इल्तुतमिश होगा, रजिया सुल्तान ऐबक, बलबन। रजिया सुल्तान तो बहुत बाद में हुई, बलबन भी बहुत बाद में हुआ। तो सी डी कालक्रम के अनुसार अगर दिमाग में चल रहा तो ये दोनों बहुत बाद में हुए। तो इसका अब ऑप्शन चूज करने के लिए रहेगा ऐबक और इल्तुतमिश। तो बताइए ऐबक और इल्तुतमिश। तो ये देखिए। तो जब वो बिहार में अव्यवस्था फैल गई थी, तो सुल्तान सुल्तान जब बिहार में आए, ये खुशादीन एवज
ने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र सत्ता हासिल करने के लिए अपने आप को वो स्वतंत्र घोषित कर लिया था कि हम नहीं, मतलब तुर्क शासक के अधीन नहीं है, दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं है। तो इसके लिए इल्तुतमिश को खुद आना पड़ा था। तो वहाँ के तो तिरहुत के राजा नरसिंह देव की सहायता से बिहार की सत्ता प्राप्त कर ली। किसने? तो इल्तुतमिश ने प्राप्त की। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो अभी अभी पढ़े थे, हुस्तमुद्दीन ऐबक को पराजित कर, क्योंकि यही अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग मान रहा था। तो भाई वो दिल्ली सल्तनत एकदम वहाँ दिल्ली से बैठकर वहाँ सत्ता संभाल रहा है, और बीच में एक छोटे से टुकड़े को लेकर तुम बोल रहे हो मैं स्वतंत्र हूँ। और वो तब किस बात की वो महान शासक कहलाई, जब अपनी खंड को न बचा सके, अपने खंड को स्वतंत्र होने से न बचा, स्वतंत्र अपने आप को किए जा रहा है छोटे छोटे सामंत राजपाल। तो अगर ऐसे करे तो बहुत टुकड़ों में बटा था दिल्ली सल्तनत। तो वैसे तो सब अपने अगर अगर ये निकल जाता स्वतंत्र रूप से कि मैं स्वतंत्र राज्य अपने आप को घोषित करता हूँ, दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं हूँ, तो ऐसे कितने छोटे छोटे राज्य सब अलग हो जाते। तो इल्तुतमिश को ये मजबूरी समझे या अपनी मजबूती को पराकाष्ठा पे पहुंचाने या महाशासक या मजबूती दिखाने के लिए कुछ करना था। तो हुसैमुद्दीन ऐबक को बिहार के राज्यपाल थे, तो उसे पराजित कर और उसे अपने दिल्ली सल्तनत राज्य में मिला लिया। ठीक। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन है? तो पढ़ ही रहे भाई, हरि सिंह देव को पराजित किसने किया कर्नाट वंश? तो भाई गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जो ऊपर ही रिवीजन किए हैं। चलिए आज का क्विक रिवीजन का इतना ही क्वेश्चन था, अब कल लेके आएंगे। आज 33 क्वेश्चन था, लेकिन 25-25 लेके आ रहे थे, लेकिन आज इस चैप्टर से बन रहे थे 33 क्वेश्चन, तो क्या 5 क्वेश्चन छोड़ देते, 7 क्वेश्चन छोड़ देते, 8 क्वेश्चन छोड़ देते, इसलिए मुझे ले लेते हैं 33 क्वेश्चन। तो आशा कर रहे हैं इससे आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। आप एक पेपर लेके बैठिए और ए बी करके उसको लिखते जाइए, और हम जो बोलते हैं तो मिला लीजिए। और जो भी उसमें क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक। और ये एमसीक्यू से कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक। और एक बात, अगर आप ये सारे अगर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो क्विक रिवीजन का, बिहार स्पेशल क्विक रिवीजन का वीडियो भी डला हुआ है इस चैनल पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करिए और ये भी देखिए क्विक रिवीजन वाला वीडियो भी। ठीक। चलिए आशा करते हैं अच्छा लगा आपको। धन्यवाद।